नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 का है। जैसे कि आप लोग को पता है क्लास 12 में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलमोस्ट हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। अब कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बचा हुआ है, मीटर ब्रिज बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है। ये तीन बड़ा बड़ा टॉपिक बचा हुआ है। तो इन तीन बड़े बड़े टॉपिक्स में मैं दो टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है मीटर ब्रिज। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसको आज मैं इसको खत्म करूंगा, कवर करूंगा। कैसे कैसे सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए अलग मैं क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो मेरे भाई लोग, और पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका हेडिंग है, नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो और हेडिंग डाल दो व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए हेडिंग हमारा है यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर इसको आप पार्ट में पार्ट करके अगर देखोगे ना, तो वेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? वेट का मतलब होता है गेहूं होता है, जिससे आटा बनता है ना, रोटी खाते हो आप। स्टोन का मतलब पत्थर, ब्रिज का मतलब जो पुल होता है, जो एक नदी को क्रॉस करने के लिए जो हम ब्रिज बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे मत समझना कि ये बेटा आटा पत्थर पुल है, ऐसे मत सोचना आप, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे आप समझ सकते हो, जिसका यूज क्या होता है? टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर। मतलब आपके पास मान लो एक वायर है जिसका आपको रेसिस्टेंस नहीं पता है, तो इस मीटर ब्रिज के हेल्प से आप निकाल सकते हो उसका कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के जैसा हम इसको काम करेंगे, जहां पे एक वायर का अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बैलेंस कंडीशन को भी हम लोग डिराइव करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसी के बैलेंस कंडीशन पे मीटर ब्रिज भी बेस्ड होता है। मतलब मीटर ब्रिज वही बंदा समझ पाएगा जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो क्या लिखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजर करता है? अननोन रेसिस्टेंस मेजर करता है। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करता है ना, अननोन रेसिस्टेंस मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका बैलेंस कंडीशन को हमें डिराइव करना है। तो मान लेते हैं यहां पे एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा एक डायग्राम है, इसी फिगर की वजह से इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो फिगर है देखो, बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर है। यहाँ कुछ नाम दे देता हूं और ऐसे कनेक्ट करके यहाँ पे सेल, यहाँ पे छोटा सा की दे दो, क्योंकि की को आप क्लोज करोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, ए पॉइंट का, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी, ठीक है। ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? किसी सर्किट से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है वो डिटेक्ट करने का काम करता है गैल्वेनोमीटर। डिटेक्शन का काम करता है, मत करना कि मेजर करने का काम करता है। मेजर करने का काम कौन करता है? एमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर आप डिटेल्स में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में, जिसमें आप सीखोगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में, वो अलग ही टॉपिक है। अभी बस आप ये समझो कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। इसमें होता है इसका एक पॉइंटर, अगर करंट गया तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, ये पॉइंटर ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और अगर करंट नहीं जाएगा तो सीधा रहेगा। नल डिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, मतलब जब करंट पास अगर नहीं होगा इसका मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला रेसिस्टेंस मान लो R1 है, यहाँ वाला जो रेसिस्टेंस है वो R2 है, यहाँ वाला रेसिस्टेंस जो है वो R3 है, और यहाँ वाला जो रेसिस्टेंस है वो R4 है। इसी R4 को हम बोल रहे हैं अननोन रेसिस्टेंस बोल रहे हैं। इस R4 को हम बोल रहे हैं अननोन रेसिस्टेंस।
R1 R2 हमें पता है, और R3 जो है ये स्टैंडर्ड आर्म है। स्टैंडर्ड आर्म का मतलब है यहां से यहां के बीच में जो भी वायर होगा उसका रेसिस्टेंस हमको पता होगा। स्टैंडर्ड आर्म का मतलब वही है, इसका रेसिस्टेंस हमें पता होगा, इसको हम वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों वेरी करना पड़ेगा आगे आपको समझ में आएगा। तो मान लो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने यहां से करंट निकाला, आई ऐसे निकाला, ठीक है, आई। अब एक करंट आपने इधर भेज दिया I1, दूसरा करंट आपने इधर भेज दिया I2, ठीक है। अब आगे आगे क्या हो रहा है, I1 आगे इधर गया, इधर आपने कुछ करंट भेज दिया क्या, I3, और इधर जो करंट है इधर आपने IG भेज दिया। I मतलब करंट, G का मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट, ठीक है। और इधर आपने जो करंट भेज दिया वो I4 भेज दिया। अब एक स्पेशल कंडीशन हम लोग एज्यूम करेंगे, एक स्पेशल कंडीशन हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो IG है, हम लोग लेटस कंसीडर यहां लिख सकते हैं, लेटस कंसीडर, क्या हम कंसीडर करेंगे कि IG जो है वो जीरो है, मतलब इधर से जो बेटा वो करंट जो जा रहा है ना वो जीरो करंट जा रहा है। तो जैसे ये करंट जीरो जाएगा, आपको पता है जंक्शन रूल से ये I1 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है IG में और I3 में, तो इधर कोई भी करंट अगर नहीं जाएगा बेटा तो ये I1 और I3 क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। सो I1 इक्वल टू क्या हो गया, I3। उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू I4। ये दो चीज हमें पता चला, क्या एज्यूम करने से, IG जो है मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये जो बीच वाला आर्म है B से D के बीच में, हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि कोई करंट नहीं जा रहा है। नहीं, जब कोई करंट नहीं जाएगा मतलब वो कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल डिफ्लेक्शन का मतलब है जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब वो पॉइंटर ऐसा लेगा, ना ऐसे ना ऐसे, ठीक है। IG जीरो कर दिया हमने, और I जैसे हमने जीरो किया, ये I1 I3 इक्वल हो गया और I2 I4 इक्वल हो गया, क्योंकि ये करंट पूरा ऐसे गया, ये करंट पूरा ऐसे गया, ठीक है। और भी हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे, पहले डिराइव कर लेते हैं IG जीरो करने से क्या कंडीशन आ रहा है। चलिए हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग द किरचॉफ्स लूप रूल। कौन सा लूप लेने जा रहे हैं हम लोग, वी आर टेकिंग द क्लोज्ड लूप। कौन सा क्लोज लूप लेने जा रहे हैं हम, A B D A, ये क्लोज लूप है A B D A। एक ये वाला लूप लेंगे, एक ये वाला लूप लेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अभी आएगा हम लोग लेंगे तो। देखो A से B अगर हम जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको किरचॉफ्स बहुत ही प्यार से पढ़ाया है मैंने, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो उस वीडियो को, किरचॉफ्स की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में ही वो होगा। तो A से B जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो वोल्टेज होता है वो माइनस होता है, माइनस I1 R1। B से D कोई करंट नहीं है, मतलब वोल्टेज जो है वो जीरो है। नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, कुछ नहीं लिखता। B से D जीरो है। अब B से A जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट में जा रहे हो, तो यहाँ प्लस लिखोगे, क्या लिखोगे, I2 R2। अब यहाँ पे देखो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप अच्छे से अगर करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, सो I1 R1 इक्वल टू क्या हो गया, I2 R2, ऐसे। अब आपके पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया, I1 बाय I2 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 बाय R1। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया। अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट में हम कौन सा लूप लेंगे, मैंने बोला था पहली बार हम ये लूप लेंगे, दूसरी बार हम ये वाला लूप लेंगे। तो इस वाले लूप को देखते हैं थोड़ा सा, कौन सा क्लोज लूप है ना, क्लोज्ड लूप इस बार कौन सा है, B से C, C से D, D से B। चलो ये वाला क्लोज लूप है। B से C जाओ, देखो क्या है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो आप, I3 into R3। C से D जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट में जा रहे हो, प्लस लिखते हैं I4 into R4। ये सब किरचॉफ्स का कुछ हम लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं, नियम को फॉलो कर रहे हैं। यहां से यहाँ कोई करंट नहीं है तो जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे अब आपको ये एक और अच्छा वाला रिलेशन आ रहा है, I3 R3 इक्वल टू आ गया है यहाँ पे I4 R4। सो अब क्या आ गया है यहाँ पे, I3 बाय I4 इज इक्वल टू आ गया R4 बाय R3, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये I3 और I4, I3 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे I3 के प्लेस पे आप I1 लिख सकते हो कि नहीं, मतलब आपके पास यही इक्वेशन जो है वो क्या आ गया,
I1, I3 की जगह पे आप I1 लिख दो और I4 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, I2 लिखोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, R4/R3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या किया, I3 के प्लेस पे I1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि I3 I1 सेम है, और I4 की जगह पे I2 लिख दिया। अब बताओ इस इक्वेशन में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको भी दिखेगा यहाँ पे बहुत इजी है फिजिक्स, सही में बहुत इजी है। जो लोग समझ रहे होंगे इजी है, उनको इजी लग रहा होगा। देखो यहाँ पे अब दो इक्वेशंस हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 का LHS और इक्वेशन 2 का LHS दोनों इक्वल है। किसी भी दो इक्वेशन का LHS अगर इक्वल है, दैट मींस RHS भी इक्वल होगा। तो इसका RHS देखो यहाँ पे क्या है, R2/R1। मैंने क्या बोला, इसका LHS भी I1/I2 है, इसका LHS भी I1/I2 है, तो इसका RHS जो होगा इसका RHS भी वही होगा। इसका मतलब है R2/R1 must be equal to R4/R3। देखो इसी रिलेशन के लिए हम तड़प रहे थे, और इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, R2/R1 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, R4/R3। इसको आप उल्टा भी करके लिख सकते हो। मान लो इसका रेसिप्रोकल आप ले लिए, तो रेसिप्रोकल लिए तो क्या हो गया, R1/R2 मस्ट बी इक्वल टू R3/R4। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हम बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें बैलेंस कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है R1 और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है R2, दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। मतलब लेफ्ट वाला अगर आप रेशियो ले रहे हो तो पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ ऊपर और नीचे लिए, फिर नीचे और ऊपर ले लेंगे रेशियो, और इक्वल आएगा बोलेंगे बैलेंस कंडीशन है। वैसा नहीं करना है। R1/R2 अगर आप ले रहे हो तो R3/R4 लेना, R4/R3 मत कर देना। दिस बाय दिस कर रहे हो तो दिस बाय दिस करना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा नहीं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस ऐसे करना, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब आप उल्टा सोचो, आप उल्टा सोचना है आपको। क्या उल्टा सोचोगे कि सबसे पहले आपने क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था कि इसके थ्रू करंट जीरो जा रहा है, जीरो करंट जा रहा है तो आपको ये कंडीशन मिला। उल्टा सोचो, अगर ये कंडीशन होगा इसका मतलब इधर से करंट नहीं जाएगा। मतलब अगर जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो इधर से करंट नहीं जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उल्टा भी आपको सोचना आना चाहिए ना, सीधे चलना आएगा, उल्टा चलना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। इसका मतलब है अगर ये बैलेंस कंडीशन में कोई व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो, अच्छा एक बात बताओ, इसी बैलेंस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो इसी बैलेंस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। अगर मैं चाहता हूं इसका बाय इसका रेशियो लेना, फिर तो इसका बाय इसको भी रेशियो ले सकते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, तो R1/R3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R2/R4, ये भी तो हम लिख सकते हैं ना, सेमी इक्वेशन तो है। देख लो यहाँ पे, बस थोड़ा सा, मतलब ऊपर दोनों का रेशियो हम लेंगे तो नीचे दोनों का रेशियो हम ले सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे मत कर देना कि R1/R3 अगर हम कर रहे हैं तो आप R4/R2 कर दो, ये पूरा गलत हो जाएगा। अगर आप R1/R3 कर रहे हो तो R2/R4 आपको करना पड़ेगा, R4/R2 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम सीक्वेंस रहना चाहिए, तो ये बैलेंस कंडीशन होता है। अच्छा, ये बैलेंस कंडीशन करने से हमें फायदा क्या हो गया, इस तरह के सर्किट्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें फायदा मिल गया। देखो क्या फायदा मिल गया यहाँ पे, आप समझो।
एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक ऐसा सर्किट है, देखो यहाँ पे एक ऐसा सर्किट है, यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे। देखो ये मान लो 8 ओम है और ये है आपका 2 ओम है, ठीक है। और ये 12 ओम है और ये है आपका 3 ओम है, और बीच में जो है वो मान लेते हैं 6 ओम है। अब इसका आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ना तो हमें कुछ पता चल रहा है ना कुछ सीरीज में ना पैरेलल में, लेकिन एक चीज पता चल रहा है वेस्टर्न ब्रिज में जब भी रेसिस्टर जो होते हैं वो 4 से ज्यादा मतलब 5 या 6 होते हैं तो आप समझ जाओ कि पक्का वो वेस्टर्न ब्रिज में है। अब वेस्टर्न ब्रिज में आपको पता चला तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। सबसे पहले आप चेक करो बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं। तो मान लो ये 8 है ये 2 है, तो हम लेफ्ट साइड वाला रेशियो ले रहे हैं 8/2, आरएचएस में लेते हैं 12/3। तो 8/2 करोगे तो 4 आया, 3/12 करेंगे सॉरी 12/3 करेंगे तो क्या आ गया 4 आया, मतलब 4/4 इक्वल आ रहा है ना। इसका मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अगर आ रहा है मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है। और जब भी ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये बीच वाला जो रेसिस्टर है इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब यहां और यहां का सेम पोटेंशियल होगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब बताओ ऊपर वाले दोनों किस में आ गए? सीरीज में। सीरीज में आ गए मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? प्लस 8 में कितना हो गया? 20 ओम हो गया। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 हो गया, 5 ओम हो गया। अब आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 5 × 12 बाय 5 + 12 है ना, 60 बाय कितना हो गया? 17। देखो अब आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो। अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं हुआ तो किरचॉफ्स लॉ जिंदाबाद है, आपको करंट डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बस आपको एक चीज याद रखना है, बैलेंस कंडीशन कब होता है? जब ये रेशियो इक्वल होता है, और बैलेंस कंडीशन में हो जाने से बीच के थ्रू जो करंट है वो जीरो हो जाता है। उल्टा भी आपको सोचना है कि बीच के थ्रू अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, अगर IG अगर यहाँ से जीरो है, इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन है। दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, सीधा भी और उल्टा भी, वाइस वर्सा होता है कि बैलेंस कंडीशन होने से करंट नहीं जाएगा उधर से बीच वाले आर्म से, और अगर करंट नहीं जा रहा है तो बैलेंस कंडीशन में होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, छोटा सा चीज यहाँ पे आप लोग समझो, मस्त लग रहा है ये वैसे देखो एक और छोटा सा चीज यहाँ पे डिस्कस करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब व्हीटस्टोन ब्रिज बता रहा था आपको, क्या बता रहा था आपको? ऐसा था रिलेशन R1/R2 इक्वल टू क्या था? R3/R4 था ना। तो R4 को मैं बोल रहा था अननोन रेसिस्टेंस है। अब इस अननोन रेसिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे तो R4 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये इधर चला गया और ये उधर चला गया, मतलब R3 इंटू क्या हो गया? R2/R1, ठीक है। मतलब अननोन रेसिस्टेंस हम फाइंड कर देंगे। R2 R1 हमें पहले से पता होगा। R3 हमारा क्या था? स्टैंडर्ड आर्म था। स्टैंडर्ड आर्म तो हम उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि नल डिफ्लेक्शन हो जाए, बीच के थ्रू से कोई करंट नहीं जाएगा, तो हम इससे हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। यूज हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको समझ में आना चाहिए कि बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। ये कैपेसिटर में भी काम आता है। कैपेसिटेंस जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना होता है तो बैलेंस कंडीशन हम चेक करते हैं। जैसे बैलेंस कंडीशन समझ में आता है तो बीच से हम बीच वाले जो है सर्किट को हम जो भी कैपेसिटर है या रेसिस्टर है उसको हटा देते हैं, फिर ऊपर वाले दो सीरीज में, नीचे वाले दो सीरीज में, फिर उन दोनों का पैरेलल, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको किरचॉफ्स चाहिए, किरचॉफ्स में आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज मीटर ब्रिज। टॉपिक है मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना है कि कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल है ना, इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? टू मेजर द, बोलो,
क्या मेजर करता है? टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस, मतलब ये अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करता है, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने के काम में आता है। ठीक है, अब इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पे एक 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का एक वायर होता है, ए से बी के बीच में एक 1 मीटर का वायर होता है, मतलब इसका लेंथ जो होता है वो 1 मीटर होता है, और जिसको आप 100 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हो, मतलब 1 मीटर का वायर है, इसीलिए हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, काम क्या होता है? अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कैसा है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो मीटर ब्रिज है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल है ना, क्या प्रिंसिपल होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल बोलिए। इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके ऊपर बेस्ड होता है? बैलेंस्ड, है ना, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी बैलेंस कंडीशन क्या होता है? R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, यही होता है बैलेंस कंडीशन। कब? व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यही इसका प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का। काम क्या करता है? टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस। आपको कहीं से एक वायर मिला, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो मीटर ब्रिज से भी हम फाइंड कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से भी फाइंड कर सकते हैं, बट मीटर ब्रिज हमारे लिए काफी कन्वीनियंट होता है, इसीलिए हम मीटर ब्रिज से जनरली फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि क्या क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे दिखता है। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं हम लोग, मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 1 मीटर का वायर बना देना है। देखो यहाँ ए से बी क्या है? एक 1 मीटर का वायर है। ठीक है, बन गया। इसके जस्ट नीचे, इस 1 मीटर वायर के जस्ट नीचे एक मीटर स्केल होता है, 1 मीटर स्केल होता है ना, मीटर स्केल होता है। मीटर स्केल मतलब आप समझ लो ना, इसके ऊपर ऐसे होता है मार्किंग। जब आप कपड़े अपने खरीदने जाते हो वहां पे मीटर स्केल होता है ना, वही समझ लो। हम्म, 100 सेंटीमीटर का है तो 100 डिवीजन है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, 1 सेंटीमीटर का 100 डिविजन्स। ठीक है, ये है मीटर स्केल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक थिक मेटालिक स्ट्रिप है। देखो यहाँ पे एक थिक मेटालिक स्ट्रिप है जो कि कॉपर का होना चाहिए, भैया सिल्वर का भी लगा सकते हो, गोल्ड का भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये थिक मेटालिक स्ट्रिप है जो 90 डिग्री पे ऐसे बेंड होता है ना, यहाँ पे भी होता है, यहाँ गैप होता है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे भी होता है। थिक मेटालिक स्ट्रिप कॉपर का बना होना चाहिए, और फिर से यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड एक क्या होना चाहिए, थिक मेटालिक स्ट्रिप। देखिए ऐसे कुछ होता है। मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, इसमें आप लोग मैनेज कर लो। ठीक है, अब यहाँ जो गैप है, ये जो गैप है, इसके बीच में एक अननोन रेसिस्टर को कनेक्ट करना है, जिसको हम बोल रहे हैं आर, अननोन रेसिस्टेंस है आर, और यहां से यहां के बीच में एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस होता है। कहीं कहीं पे आपको रेसिस्टेंस बॉक्स भी दिखेगा, बट इस रेसिस्टेंस बॉक्स नहीं लिख रहे हैं हम लोग, अननोन रेसिस्टेंस एस लिख रहे हैं। ठीक है, और ये यहां पे एक गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, और इसके साथ एक जॉकी कनेक्टेड होता है। जॉकी, जॉकी क्या होता है? जॉकी जो होता है वो ब्रांड वाला जॉकी मत समझना बेटा, ये जॉकी जो होता है वो शार्प एज नाइफ स्ट्रक्चर का होता है ना, शार्प एज नाइफ स्ट्रक्चर का होता है, मतलब एक रॉड जैसा होता है, छोटा सा रॉड जैसा होता है, आप लैब में देखे होंगे,
इस मार्कर के जितना, इससे भी छोटा, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है थोड़ा शार्प होता है, नुकीला होता है यहाँ पे। और एक एंड इस जॉकी का जो एक एंड है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको हम टच करेंगे। ये वायर जो है ए से बी के बीच में, ये जो वायर है यहाँ पे हम कहीं पे भी टच करेंगे। कब तक टच करेंगे? जब तक हमें नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं दिख जाता हो, ठीक है। अब बताओ, यहां से हम क्या करेंगे, एक सेल को हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक सेल को हम कनेक्ट कर देंगे जिसके साथ क्या होगा, ये की होगा। की क्यों? तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये सर्किट कनेक्टेड है या नहीं है। सर्किट कनेक्टेड होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। ओके, चलिए हो गया हमारा काम। अब आप देखो ध्यान से, यहां पे अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये जॉकी को हम ए से बी के बीच में डिफरेंट लोकेशंस पे हम टच करके देखेंगे। यहां टच करके, यहां टच करके, कब तक हम करेंगे? जब तक हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाता है। तो मान लो एक ऐसा पॉइंट मिला यहाँ पे सी, जहां पे नल डिफ्लेक्शन हमें मिला 0, मतलब ए से सी का जो लेंथ मिला वो मान लेते हैं एल मिला, और सी से बी का कितना होगा, कितना सेंटीमीटर था टोटल, 100 माइनस एल, यहां से यहां का 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये एल सेंटीमीटर हुआ है तो ये 100 माइनस एल हुआ। अगर ये कहीं कहीं बुक में L1 होता है तो इसको L1 लिया तो 100 माइनस L1 सेंटीमीटर हुआ, है ना। सेंटीमीटर में हम मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। सी पॉइंट जो है यहाँ पे, सी जो पॉइंट है वो है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जब अगर हम जॉकी को रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, 0 जाएगा। जब इसके थ्रू करंट अगर 0 जाएगा तो ये पूरा जो हमारा मीटर ब्रिज है वो किस कंडीशन में आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। जब ये मीटर ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में आ गया तो बैलेंस कंडीशन हम व्हीटस्टोन ब्रिज का लगा देंगे ना। और व्हीटस्टोन ब्रिज का मान लो यहाँ ए से सी का जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R1 है, और सी से बी का जो रेजिस्टेंस है मान लो R2 है। तो इस बैलेंस कंडीशन के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। इसका मतलब R बाय R1 मस्ट बी इक्वल टू क्या, S बाय R2। बताओ आप किस चीज के लिए तड़प रहे हो, पता है आपको, R के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको R मिल गया ना। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 बाय R2 इंटू क्या, S। देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 बाय R2 इंटू S। R1 R2 हमें निकालना है कि R1 कितना होगा, R2 कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। मान लेते हैं ये जो K है, मान लेते K जो है वो है रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। K जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब आप जब मार्केट आप जाते हो तो 2 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम 2 रुपया है। तो 10 केजी का निकालना होगा तो 2 इंटू 10 करते हो ना। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि K जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, मतलब K इज इक्वल टू है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, K इंटू एल बोलोगे कि नहीं। मतलब L लेंथ का अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो K इंटू एल। 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो K इंटू 100 माइनस एल। आ रहा बात समझ में। इसका मतलब अगर हमें R1 निकालना है, R1 तो हम कैसे निकालेंगे, K इंटू एल। और अगर हमें R2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, K इंटू 100 माइनस एल। देखो दोनों आ गया। अब इस R1 R2 के वैल्यू को, जो R1 बाय R2 का यहाँ जो रेशियो है यहाँ पे डाल देंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा R क्या आया, ये जो R आया, जिस चीज के लिए हम तड़प रहे थे, ये R आया, क्या आया, यहाँ पे आया L बाय 100 माइनस एल इंटू एस। देख लो यहाँ पे यही आया, ठीक है। कहीं कहीं पे L1 होता है, यहाँ पे L1, यहाँ पे L1, बस आप L लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R इक्वल टू आ गया आपके पास, डेरिवेशन आपने कर लिया, नोन रेजिस्टेंस इक्वल टू R इज इक्वल टू आ गया L इंटू एस बाय 100 माइनस एल। देख लो यही है। यहाँ पे सिंपल हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। वैसे क्वेश्चन हम सीबीएसई के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम करेंगे सीबीएसई के, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। सीबीएसई के मतलब प्रीवियस ईयर सीबीएसई के हम क्वेश्चंस करेंगे। बट यहाँ पे अभी आप लोग समझ लो कि क्या होता है।
थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट। मान लो एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मान लो L का वैल्यू जो है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब 40 सेंटीमीटर पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो 100 माइनस L कितना हो गया बोलो, 60 सेंटीमीटर। मान लो S का वैल्यू दे रखा है सपोज 10 ओम का दे रखा है, तो R का वैल्यू आपसे पूछ रहा है अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा। फॉर्मूला डालेंगे ना अभी, L बाय 100 माइनस L इंटू क्या S, L की जगह पे क्या 40, इसके 100 माइनस L की जगह पे क्या 60, यहाँ पे क्या हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा R आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा 40 बाय 20/3 ओम। देखो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बोला जाता है इस S के साथ एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है कोई, मान लो सपोज 2 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जा रहा है। जब नहीं कनेक्टेड था तो L1 पे डिफ्लेक्शन मिल रहा था 0 नल डिफ्लेक्शन, अब कनेक्ट कर दिया गया तो L2 पे मिल रहा है, तो दो अननोन होगा, दो इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लो फर्स्ट कंडीशन में हमें L1 पे मिल रहा था और 2 ओम को जैसे पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया तो हमें L2 पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ दो इक्वेशन लिखेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, R बाय S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 बाय, ऐसे भी आप लिख सकते हो, हाँ L1 बाय 100 माइनस L1। L1 पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है जिसको आप S ऐसे लिखते थे, इसको आप ऐसे लिखो, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपको। दूसरी बात बोल रहा है कि S के साथ इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते, अब S नहीं लेंगे ना, हम 2 लेंगे, क्या लेंगे, इनका इक्विवेलेंट लेंगे। कैसे लोगे इक्विवेलेंट आप, S इंटू 2 बाय 2 प्लस S, ऐसे लोगे ना, आपको पता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो R बाय, अब इनका इक्विवेलेंट कितना लोगे 2S बाय 2 प्लस S इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे L2 बाय 100 माइनस L2। L1 L2 आपको दे रखा होगा, यहाँ पे L1 दे रखा होगा, यहाँ पे मान लो 30 40 कुछ भी दे रखा होगा 60, उस हिसाब से L2 भी दे रखा होगा। तो R और S में दो अननोन होगा, दो इक्वेशन नहीं सॉल्व कर दोगे आप, तो ये दो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आप सॉल्व कर दोगे। जैसे R बाय S का वैल्यू आप यहाँ उठा के यहाँ डाल दोगे तो S आ जाएगा, S आ जाएगा तो R आ जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता था फाइंड R एंड S, दो इक्वेशन लिखोगे, दो अननोन। हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, तो देख लिया आप लोग वेस्टर्न ब्रिज और मीटर ब्रिज कितना सिंपल है। सीबीएसई में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा, वर्किंग पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल इसका क्या होता है, तो आप लिखोगे बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर ये बेस्ड होता है, बाकी थोड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं लास्ट टॉपिक लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पोटेंशियोमीटर, उसको हम लोग कवर करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर क्लोज कर देंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सबको।